Hello students, I am Dr. Shubhadara Halkar, Professor of Zoology, Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur. Today we will study muscle fibril. Muscle fibril को हम मायोफाइब्रिल भी कहते हैं. इसके पहले लेक्चर में हमने एनाटॉमी ऑफ मसल की स्टडी की थी. उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको एनाटॉमी को भी समझने में, यदि आपने नहीं देखा है, तो मदद मिलेगी. तो आइए शुरू करें. Skeletal muscles are composed of numerous muscle fibers ranging from 10 to 80 microns in diameter. Each fiber extends the entire length of muscle. जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स, वो पूरी लेंथ में एक्सटेंड करते हैं. ज़्यादातर तकरीबन 80% जो है वो फुल लेंथ तक एक्सटेंड करते हैं और 20% शॉर्ट रहते हैं. These fibers are made up of successively smaller unit. ये फाइबर्स में हम देखेंगे हायरार्की ऑफ लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे कि अब हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं. हम इन सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे. थोड़ा सा रिकैप ले लें तो एक मसल बंडल जो है वह आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग से घिरी हुई रहती है. इसे हम एपीमाइसियम कहते हैं. और इस संपूर्ण मसल में बहुत से बंडल्स होते हैं. प्रत्येक बंडल जो है वो फेसिकुली कहलाता है. फेसिकुली एक कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुए होता है, जो कि पेरीमाइसियम कहलाता है. फेसिकुली में बहुत सारे मसल सेल्स, जिन्हें हम मसल फाइबर कहते हैं, होते हैं. इंडिविजुअल मसल सेल या मसल फाइबर भी कनेक्टिव टिश्यू के शीथ के द्वारा घिरा रहता है, जिसे कि हम एंडोमाइसियम कहते हैं. जिस तरह से हमारे शरीर की अन्य सेल्स, सभी सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती हैं, उसी तरह से मसल सेल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती हैं. मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं और साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म. मसल के सार्कोप्लाज्म में विभिन्न तरह के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल सेल्स में पाए जाते हैं. मसल में जो सार्कोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वह बहुत ही जालिकावत होता है, फेनिस्ट्रेटेड है, और इसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. प्रत्येक मसल में, मसल फाइबर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह डीप इन्वेजिनेशन उसमें पाया जाता है. इस इन्वेजिनेशन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिससे कि यह मसल सेल में डीप तक पहुंचती है, इसे हम टी सिस्टम कहते हैं या टी ट्यूब्यूल कहते हैं. हम ये देखते हैं कि इन ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जो हैं, जो कि इनवर्ड प्रोजेक्शन होते हैं सार्कोलेमा के, उनके दोनों तरफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी होते हैं जमा दोनों तरफ, और इस तरह से तीनों मिलकर दोनों तरफ के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी और टी ट्यूब, इसे मिलकर हम एक संरचना कहते हैं, विशेष ट्रायाड. क्या कहते हैं? ट्रायाड. तो जो टी ट्यूब है वह मोटर एंड प्लेट पर जब न एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, तो इस एक्शन पोटेंशियल को सेल, मसल सेल में डीप अंदर तक ले जाने का काम करता है. और इस एक्शन पोटेंशियल जो कि अंदर तक जाता है, यह विसिनिटी में पाए जाने वाले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी को प्रभावित करता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज होता है. इस वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसे मसल सेल में कैल्शियम डिपॉट्स कहा जाता है. कैल्शियम का स्टोरेज वहाँ पर होता है. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखें. तो जैसे हमने मायोफाइब्रिल के बारे में
जानना है तो मसल फाइबर जो कि इंडिविजुअल मसल सेल है उसमें मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। इन मायोफाइब्रिल्स के कारण एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के स्पेशल अरेंजमेंट के कारण मायोफाइब्रिल्स के कारण मसल फाइबर का स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है। मसल फाइब्रिल्स या मायोफाइब्रिल्स जो हैं वह मायोफिलामेंट से मिलकर बनते हैं। तो मायोफाइब्रिल्स जो है वह मायोफिलामेंट्स, तो दो प्रकार के मुख्य मायोफिलामेंट्स हैं, एक एक्टिन फिलामेंट और दूसरा जो है मायोसिन फिलामेंट। तो जो एक्टिन फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट होते हैं और जो मायोसिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट होते हैं। नीचे एक हमने डायग्राम दर्शाया है, इसमें हम देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट होता है इन मायोफिलामेंट्स का। हम ये देखते हैं कि कुछ वर्टिकल लाइंस भी पाई जाती हैं जो डीमार्केट करती है एरिया को। इसमें से मुख्य है जेड लाइन और सेंटर में है एम लाइन। जेड लाइन और एम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है क्योंकि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स इनके से संबद्ध होते हैं। दो जेड लाइन के मध्य जितनी भी संरचना पाई जाती है एक मसल सेल में वह उसका यूनिट स्ट्रक्चर कहलाता है। यही यूनिट स्ट्रक्चर रिपीटिंग यूनिट्स में पाया जाता है, रिपीटिंग यूनिट्स में, और इस यूनिट स्ट्रक्चर को हम सार्कोमियर कहते हैं। तो सार्कोमियर की संरचना को देखते हैं। जेड लाइन से दोनों तरफ रेडिएट करते हैं एक्टिन फिलामेंट, और एम लाइन के दोनों तरफ जो है वह मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट चूंकि थिक फिलामेंट रहते हैं इसलिए ये डार्कर बैंड बनाते हैं। ये एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, इसलिए जहाँ पर मायोसिन फिलामेंट होते हैं इसे हम ए बैंड कहते हैं, और जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट होते हैं उसे हम आई बैंड कहते हैं। और इस तरीके से हमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देते हैं। डार्क बैंड जो है वो मायोसिन फिलामेंट और लाइट बैंड जो है वो एक्टिन फिलामेंट का। तो आइए अब अपन दूसरी स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से एक बार ऑर्गेनाइजेशन शो किया है कि एक मसल जो है वह बहुत सारे फेसिकुली से मिलकर बनता है। एक सिंगल मसल, बहुत सारे फेसिकुली के अंदर मसल फाइबर मतलब मसल सेल, और मसल सेल के अंदर अब ये फिलामेंट मायोफाइब्रिल जो है वह फिलामेंट से मिलकर बने हुए। हमें यह देखना है कि मायोफाइब्रिल में जो फिलामेंट है उनका अरेंजमेंट कैसा है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जेड लाइन जो है के बीच, दो जेड लाइन के मध्य जितने कंटेंट्स होते हैं वह सार्कोमियर कहलाते हैं। तो हम इन दो जो जेड लाइन है इनके मध्य के कंटेंट्स का अरेंजमेंट कैसा है ये देखेंगे। यू ऑल नो that actin filament is associated with the Z line. Z line पर जुड़े होते हैं एक्टिन फिलामेंट, और मायोसिन फिलामेंट जो हैं वह M बैंड पर। यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें अलग अलग एरिया का तो हमें एक्टिन और मायोसिन का कैसा अरेंजमेंट दिखाई देता है यह हम जानने की कोशिश करेंगे। जस्ट नियर टू जेड लाइन, यदि जेड लाइन के बिल्कुल समीप हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्राप्त होंगे। दे आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल फैशन। यदि एम लाइन के समीप नियर एम लाइन हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट दिखाई देंगे। दे आर ऑल्सो डेफिनेट अरेंजमेंट शो करते हैं। लेकिन जो बीच का स्पेस है जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन का ओवरलैप होता है,
where the actin and myosin filaments are overlapped. मसल जब रिलैक्स्ड कंडीशन में भी होती है तो भी एक्टिन और मायोसिन का ओवरलैप होता है कुछ न कुछ एक्सटेंट तक। तो जब एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप होता है, जब हम उस समय देखें क्रॉस सेक्शन, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक मायोसिन फिलामेंट 6 एक्टिन फिलामेंट से घिरा हुआ होता है और प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट 3 मायोसिन फिलामेंट से घिरा होता है। इसका मतलब यह है कि मसल फाइब्रिल के निर्माण में एक्टिन और मायोसिन का डेफिनेट अरेंजमेंट होता है विच गिव्स इट स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। इन दोनों ये दोनों फिलामेंट आपस में इतने कांटेक्ट में रहते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन या मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो संभव होता है। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड देखें। मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट जो हैं, एक मायोसिन फिलामेंट कम से कम 200 या अधिक मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। यह एक तरह का प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन। यदि हम इस डायग्राम में देखें तो यह मायोसिन फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट है और सेंट्रल पार्ट जो है मायोसिन फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट, वह मायोसिन मॉलिक्यूल के टेल रीजन से बनता है। इस तरह से जो सेंट्रल बॉडी या जो बॉडी ऑफ द मायोसिन फिलामेंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली टेल रीजन ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल, और जो हेड रीजन है वह इस बॉडी से इट स्प्रिंग्स आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, आउटवर्डली। तो जो बाहर की तरफ निकलता है स्ट्रक्चर, जब हम उसे ध्यान से देखते हैं तो इट हैज़ 2 पार्ट्स, 1 हेड एंड सेकेंड आर्म। आर्म को कभी कभी किन्हीं किताबों में नेक भी कहा गया है। हेड एंड नेक दोनों मिलाकर जो है एक संरचना बनाते हैं जिसे हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो मायोसिन फिलामेंट है उसका बॉडी जो है वह टेल से और रेडिएट करते हुए क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। यदि हम इसे बहुत ध्यान से देखें तो हम यह पाएंगे कि सेंट्रल पार्ट ऑफ जो मायोसिन फिलामेंट है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। उसमें क्रॉस ब्रिजेस नहीं पाए जाते हैं। तो आइए और थोड़ा सा देखें डिटेल में मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स मायोसिन फिलामेंट का। जैसे हमने पहले बताया, मोर देन 200 मायोसिन मॉलिक्यूल्स। मायोसिन फिलामेंट की जो लेंथ है 1.6 माइक्रोन होती है। सेंट्रल पार्ट में क्रॉस ब्रिजेस नहीं पाए जाते हैं और जो रेडिएट करते हुए क्रॉस ब्रिजेस रहते हैं दोनों तरफ से, उनका एंगल जो है वो 120 डिग्री तक रहता है। मायोसिन फिलामेंट मायोसिन मॉलिक्यूल से बनता है और इनका मॉलिक्यूलर वेट मायोसिन मॉलिक्यूल का 4,80,000 है। यह 2 भागों से जो मिलकर बना है, हैवी चेन 2 लाख की मॉलिक्यूलर वेट और लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट 20,000 होता है। जो क्रॉस ब्रिजेस हमने बताया आपको, ये क्रॉस ब्रिजेस जो 2 पॉइंट पर फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जो फ्लेक्सी पॉइंट्स हैं ये हिंज पॉइंट कहलाते हैं। तो पहला एट द आर्म व्हेन इट लीव्स द बॉडी, जब बॉडी से आर्म बाहर निकलता है उस पॉइंट पर एक पहला फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है, और आर्म जब हेड से जुड़ता है उस समय जो है वो दूसरा हमें फ्लेक्सिबल पॉइंट रहता है। ये फ्लेक्सिबल पॉइंट के कारण स्लाइडिंग के समय प्रेशर बिल्डअप होता है। तो आइए हम देखेंगे कि जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट है उसकी संरचना कैसी है। तो मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन मॉलिक्यूल 6 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है। इन 6 पॉलीपेप्टाइड में से
2 हैवी चेन और जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ये हैवी चेन जो है वो टेल फॉर्म करती है। दोनों हैवी चेन आपस में मिलकर हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, लेकिन हेड रीजन में दोनों चेन अलग होकर सेल्फ फोल्डिंग शो करती है हेड के फॉर्मेशन में। हेड रीजन में 4 और लाइट चेन्स पाई जाती है। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हेड। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं हेड के निर्माण में कुछ पार्ट हैवी चेन का है और लाइट चेन, 4 लाइट चेन्स। इस तरह से टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज जब हम मायोसिन मॉलिक्यूल का करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं? मसल्स में जो मायोसिन मॉलिक्यूल पाया जाता है इसे हम मायोसिन 2 कहते हैं, और यह मायोसिन 2 मीरोमायोसिन कहलाता है। जब हम काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम से मायोसिन मॉलिक्यूल को क्लीवेज को डाइजेस्ट करते हैं तो यह 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है। कौन से हैं ये 2 भाग? एक है LMM और दूसरा है HMM। LMM मतलब जो है लाइट मीरोमायोसिन और HMM मतलब हैवी मीरोमायोसिन। तो हेड रीजन जो है वह हैवी मीरोमायोसिन कहलाता है और टेल रीजन जो है वह लाइट मीरोमायोसिन कहलाता है। जब हैवी मीरोमायोसिन को एक दूसरे एंजाइम पेप्सिन के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है तो यह 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है। एक भाग को हम S1 कहते हैं और दूसरे को हम S2 कहते हैं। S1 जो है वो ग्लोबुलर हेड होता है। इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपीज एक्टिविटी और एक्टिन बाइंडिंग साइट रहती है, और S2 जो है वह नेक है। तो अभी तक हमने मायोसिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा और अब हम एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। एक्टिन फिलामेंट is also a double string of beads forming a loose helix which is known as F-actin. यह F-actin G-actin मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो G-actin मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, बीड लाइक स्ट्रक्चर, और बहुत सारे G-actin मिलकर F-actin का निर्माण करते हैं। तो एक्टिन मॉलिक्यूल इस तरह से G-actin के पॉलीमराइजेशन से लूज हेलिक्स फॉर्म करता है। लेकिन एक्टिन फिलामेंट में इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है। ये प्रोटीन अभी हम देखेंगे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिन फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड रहती है। जो ट्रोपोमायोसिन है यह भी फाइब्रस प्रोटीन है जो कि स्पाइरली एक्टिन फिलामेंट एफ एक्टिन के चारों तरफ स्पाइरली रैप होती है। और ट्रोपोनिन ग्लोबुलर प्रोटीन है और यह अटैच इंटरमिटेंटली बीच बीच में एक ट्रोपोमायोसिन के पश्चात ट्रोपोनिन, फिर ट्रोपोमायोसिन, फिर ट्रोपोनिन इंटरमिटेंटली अरेंज्ड रहती है। जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है यह इस 3 मॉलिक्यूल हमको दिखते हैं। ट्रोपोनिन टी जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ एफिनिटी रखता है, ट्रोपोनिन आई जो एक्टिन के साथ एफिनिटी रखता है, और ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम के साथ एफिनिटी रखता है। जो नीचे डायग्राम है उसमें अपन देख सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट भी हम देख सकते हैं कि जी एक्टिन का मॉलिक्यूलर वेट 42,000 और ट्रोपोमायोसिन का मॉलिक्यूलर वेट 70,000 के आसपास होता है।
एक्टिन फिलामेंट जो है वो एक 1 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ होती है, और ट्रोपोमायोसिन जो है उसकी लेंथ 40 नैनोमीटर होती है, अर्थात 0.04 माइक्रोन होते हैं। हम ये देखते हैं कि नीचे इस डायग्राम में हमको दिख रहा है कि किस तरीके से एक्टिन फिलामेंट का ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ाव है। आगे की डायग्राम में हम देखेंगे कि जो ट्रोपोनिन है जो ट्रोपोनिन तीनों प्रकार के ट्रोपोनिन हैं, वह एक्चुअली एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखते हैं। इट एक्ट्स एज अ ब्रेक, और जब ये अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो एक्टिन फिलामेंट की वो साइट एक्सपोज हो जाती है जिसमें कि मायोसिन से बाइंड होने की क्षमता रहती है। तो एक्चुअली ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मिलकर जो है वह ब्रेक का काम करते हैं, और रिलैक्स्ड कंडीशन में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है उस समय ये एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखते हैं। अब हम फिर से एक्टिन फिलामेंट के फॉर्मेशन को देखें तो जब जी एक्टिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो जी एक्टिन मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एटीपी की सहायता से होता है, और एक्टिवेटेड जी एक्टिन मॉलिक्यूल जो है वह प्री एग्जिस्टिंग एक्टिन फिलामेंट के साथ में जुड़ सकता है। एक्टिन फिलामेंट जो है उसमें पोलैरिटी होती है, एक एंड को हम प्लस एंड और दूसरे एंड को माइनस एंड कहते हैं। तो जो एक्टिवेटेड जी एक्टिन मॉलिक्यूल है वह प्लस एंड वाले सिरे से आकर जुड़ते हैं, और जो माइनस एंड है वहाँ से डिसअसेंबली ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल होता है, जी एक्टिन डिसअसेंबल होता है। ये डिसअसेंबल होते समय जी एक्टिन से एडीपी रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होने के कारण ये एक्टिन फिलामेंट से अलग होकर निकल जाते हैं। ये जी एक्टिन फिर से एक्टिवेशन के पश्चात एक्टिवेटेड कंडीशन में आ जाते हैं, और ये फिर से नए एक्टिन फिलामेंट में अपनी जगह बनाते हैं। ये हमने आपको ब्रेक के बारे में बताया था वो इस डायग्राम में बहुत स्पष्ट है। ये तीनों प्रकार के जो ट्रोपोनिन हैं वो कवर करके रखते हैं उस पर्टिकुलर साइट को, जो कि मायोसिन का जो हेड है वह एक्टिन के साथ में जुड़ता है। तो एक्चुअली मायोसिन हेड तभी एक्टिन के साथ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा जब ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट जाएगा। जब एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो एक पुल क्रिएट होता है जिससे कि स्लाइड एक्टिन फिलामेंट होता है मायोसिन पर। साइटोस्केलेटल प्रोटीन भी कुछ पाई जाती हैं, जैसे उदाहरण के लिए टिटिन है, नेबुलिन है। ये साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स जो हैं वह एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को अपनी जगह पर रखने का काम करती है। दिस इज अगेन अ फुल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, मायोसिन एंड सार्कोमियर, जिसको कि हमने आपको अभी बताया। और यह यूनिट स्ट्रक्चर स्लाइडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो है वह क्या है, एक बेसिक यूनिट है, और वह आज हमने आपको समझाने की कोशिश की। इस वीडियो लेक्चर में पीपीटी में मैंने बहुत से फिगर्स लिए हैं। ये फिगर मैंने गूगल से लिए हैं। ये पीपीटी और ये वीडियो लेक्चर प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है, एंड आई वांट टू थैंक दोज who have created these images. So
आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी रीडिंग। और इसी तरह के अन्य लेक्चर्स के साथ में अब फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।